रंधावा का दावा, फिर से रिपीट होगी सरकार। तो मैं इनको वर्कर्स को बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने बहुत जोश दिया और मेरे को व्हाट्सएप पर भी और जो व्हाट्सएप ग्रुप पड़े हैं उनमें मैं देख रहा हूं कि मंत्री से लेकर एक छोटा वर्कर वो भी इसमें पूरी गर्मजोशी से काम कर रहा है। डोटासरा बोले, हम सब एक हैं। बिल्कुल एकदम मिला हुआ है, सब साथ हैं। सचिन जी, अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी, सचिन जी, सीपी जोशी जी, गोविंद डोटासरा, सब लोग एक हैं। ये इनको पूछो। बीजेपी बताए उनका चेहरा कौन। ये बीजेपी वालों से सवाल पूछो कि किरोड़ी जी सतीश पूनिया के लिए क्या कह रहे हैं, सतीश पूनिया किरोड़ी जी के लिए क्या कह रहे हैं, और राजेंद्र जी राठौड़ गजेंद्र सिंह जी के लिए क्या कह रहे हैं। वो उनमें पूछतान है, वो विपक्षी भूमिका निभा नहीं पा रहे। दुनिया का पलटवार, संसदीय दल करेगा फैसला। चेहरा कौन होगा, कब होगा, कैसा होगा, इसका निर्णय संसदीय दल ही अधिकृत है, वही तय करेगा, वही कहेगा। सत्ता को उखाड़ फेंकने का लिया है संकल्प। देश की लड़ाई, एकजुटता याद आई। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आज कोटा में कांग्रेस ने मंथन किया। कांग्रेस का यह दावा है कि उनके मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक सब एकजुट है। हमारी सरकार रिपीट होगी, ये कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि गुटबाजी तो बीजेपी में है। उधर बीजेपी का कहना है कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। रही बात फेस की, तो ये हमारा संसदीय बोर्ड तय करता है, यानी कि 2023 की लड़ाई अब पार्टियों में एकजुटता पर आ गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों की। सवाल नंबर 1 इस बात को लेकर के कि आखिरकार क्या चुनाव से पहले एकजुटता सिर्फ दिखावा होता है। सवाल नंबर 2, क्या चेहरे के नाम पर पार्टियों को वोट मिलते हैं। और सवाल नंबर 3, क्या चेहरे की लड़ाई में असल में मुद्दों से ध्यान हट जाता है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ राखी राठौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले मिथिलेश जैमिनी जी, आप इससे शुरुआत करेंगे कि क्या जैसे जैसे 2023 नजदीक चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, वैसे वैसे अब पार्टियों में एकजुटता को लेकर के बात हो रही है। एकजुटता ही मुख्य लक्ष्य रह गया चुनाव जीतने का। देखिए अमन जी, अगर हम स्ट्रेटेजी जो देखें, स्टैटिक्स को अगर अध्ययन करें तो 1980 से लेकर और आज 2018 तक के जितने भी हैं उनमें 78 कुछ वोटों का परसेंटेज, यानी 78% वोट ही बीजेपी और कांग्रेस में शिफ्ट हुए हैं। 20 से 21% वोट चाहे कभी सीपीआई को मिले, कहीं सीपीएम को मिले, चाहे जनता दल को मिले, किसी को मिले, तीसरे दल को मिले, यानी 78% पे ही लड़ाई है। अब 78 में जब कांग्रेस की 153 सीटें आती है तो 45%, उनको 33% हो जाता है। जब इनकी 163 आती है तो 45 और 30 हो जाता है। ये आंकड़ा है। लेकिन पिछली बार जब भी 78% ही है, 20% दूसरों को गए, वो वोट पर शेयर हम देखते हैं तो 0.5% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलते हैं। कई प्रत्याशी उनके 1000 और 1500 वोटों से जीतते हैं। बीजेपी के कई प्रत्याशी कम इसलिए जीतते हैं कि ज्यादा वोटों से जीतते हैं। लेकिन 1.5 लाख वोटों का अंतर है। और जो राजस्थान की राजनीति की एक सच्चाई है वो ये है कि जो 1.5 लाख वोट है वो किसके भरोसे आए थे, किस चेहरे पर आए थे। अभी आप जो सवाल है कि चेहरा, वो चेहरा कौन था जिसने वसुंधरा राजे जैसे जो एक महरूम चेहरा था, जो लग रहा था कि अमित शाह का उनके साथ जोड़ी थी, उसको किसने टक्कर दी। ये कांग्रेस आत्ममंथन करे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि कांग्रेस में हाथ से जोड़ो हाथ अभियान चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के खुद ही नेता कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहां टांग से टांग भिड़ाओ अभियान भी शुरू होने वाला है। वो अभियान कब शुरू होगा? जब चुनाव शुरू होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जो प्रशांत बैरवा ने अपने जातिगत राजनीति को ध्यान रखते हुए कहा कि सचिन पायलट भी बहुत बड़े एसेट हैं। आपको वो दिन याद करना पड़ेगा। डग के जितेंद्र 900 वोटों से जीते। उन्होंने क्या कहा कि सचिन पायलट सीएम बनेगा। शांति धारीवाल जी का वो याद करिए कि सचिन पायलट की जिंदाबाद की। जब रघु शर्मा उपचुनाव जीत के आते हैं वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज के राज में, और वो सचिन पायलट को धन्यवाद देते हैं। अब अचानक वो नकारा, नालायक, निकम्मा और कोरोना हो गया, उसका जवाब क्या देंगे? वो वोट कैसे आप क्रिएट करेंगे? ये एक चुनौती है। ठीक है, अशोक गहलोत जी की गुड गवर्नेंस और सारी बातें, बजट की आप तारीफें कर रहे हैं,
वो भी एक नई प्रथा शुरू कर दी है। जो बजट आज तक गुप्त रखा जाता था, कर्मचारियों को उसके अंदर बंद रखा जाता था, अब वो बजट की पहले ही इनपुट आने लग गया। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि वोटों को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। अब बीजेपी की बात कर लीजिए, बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा जी, जैमिनी जी, बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा जी, कमेंट हो जाए इसके बाद विस्तार से मैं आपके पास आ जाऊंगा समझने के लिए। आखिर जो बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन तिवाड़ी साहब जो बयानबाजी अब हो रही है कि हम एक हैं लेकिन बीजेपी के भीतर फूट है, लेकिन आपको अपनी फूट क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या चुनाव से पहले एकजुटता सिर्फ दिखावा है पार्टी के भीतर? हेमंत, 4 साल कांग्रेस के जननायक अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और 1 साल अभी चुनाव के दौर का बीच का बाकी है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार 4 साल से कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस में फूट है, ये है वो है, इनके नेता अलग अलग है। मैं आपसे एक नई बात कह रहा हूं और तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। 45 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादुर्भाव जनसंघ के जमाने में हुआ, जो फिर कभी जनता पार्टी में बदल गई, और आज जो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का ढांचा है, मैं राजस्थान के संगठनात्मक ढांचे पे बात करना चाहता हूं। राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी खंड खंड भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा मैंने अंतर्द्वंद कभी नहीं देखा। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी। हमारी पार्टी में गांधी नेहरू के जमाने से आपस में वैचारिक मतभेद होते थे, आज भी वैचारिक मतभेद है और स्वाभाविक है। अगर विचारशील मनुष्य तो वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन आज डोटासरा जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट हमारी असरट हैं, थे और रहेंगे। अशोक गहलोत साथ हैं, सचिन जी साथ हैं, डोटासरा जी साथ हैं, रघु शर्मा, हरि चौधरी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो ये नाम गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है तिवाड़ी साहब? सतीश, ये नाम आपको ये कहकर गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम सब साथ साथ हैं? ये खंड खंड भारतीय जनता पार्टी की त्रासदी तो देखो। पूरे 4 साल में एक बड़ा आंदोलन जनता की हमारे जननायक अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ नहीं कर पाए। और किरोड़ीलाल जी ने तो अभी 4 दिन पहले कहा, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले बेरोजगार नवयुवकों के साथ की बात करते थे, किरोड़ीलाल शर्मा वन मैन आर्मी है, वो उन्होंने खुद ने बड़े आंदोलन किए और सतीश पूनिया पे आरोप लगाया कि सतीश पूनिया और भारतीय युवा मोर्चा वाले उनको वादा तो कर गए कि हम पूरे राजस्थान में आपके साथ में आंदोलन करेंगे, लेकिन वो एक बार जाने के बाद में रस्मी रिवाज जैसे होता है ना, किसी की शादी ब्याह में जाए और हाजिरी है। किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के नहीं देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अच्छा, आप उनके पार्टी के नेता को सबसे बड़ा नेता बताइए। वो आपके भीतर एक नेता चुनेंगे और उसको सबसे बड़ा नेता बताएंगे। ये क्या कोई मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं क्या एक दूसरे की पार्टी में ये दिखाने के लिए कि उनके यहाँ पर गुटबाजी है, हमारे यहाँ पर नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ है, स्वीकार करते हैं ना, वो स्वीकार नहीं करते। राखे राठौड़ से पूछो, आप स्वीकार करते हैं कि आपके यहाँ पर गुटबाजी है? आप स्वीकार करते हैं कि आपके यहाँ पर गुटबाजी है? अरे वैचार गुटबाजी का मतलब है वैचारिक, वो भी कह देंगे ना कि हमारे यहाँ पर वैचारिक। मैं उनसे जवाब दे देता हूँ। राखी जी, अगर मेरे विचार आपसे नहीं मिलते हैं तो मैं आपके खिलाफ बोल देता हूँ। ठीक है तिवाड़ी साहब, राखी जी कांग्रेस करिए, हम सब एक हैं, लेकिन उधर गुटबाजी है, बीजेपी में गुटबाजी। और तिवाड़ी साहब अभी यही कह रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा से लेकर के कई नाम जिनको लेकर के लगातार ये आरोप लगते रहे कि गुटबाजी है। मेवाड़ वागड़ के दौरे पर वसुंधरा राजे स्कूटी पर बैठी, अकेली यात्रा पर गई, कोई नेता वहां पर बड़ा कोई दिखाई नहीं दिया। कई तरह के सवाल। क्यों आखिरकार आप कहते हैं कि हमारे भीतर सब ठीक है, उनके यहाँ पर गुटबाजी है? देखिए हेमंत जी, अब तक जो भी अपनी डिबेट हुई है, आज के पूरे 4 साल पहले से लेकर के 2018 से लेकर अब तक जो भी एकजुटता की अगर बात हुई तो हमेशा से कांग्रेस का ही कोई ना कोई मुद्दा रहता है, जिसमें आपस में एक दूसरे को नकारा, निकम्मा, कभी कोरोना, कभी ये कहते हैं गद्दार हैं, कभी ये कहते हैं कि ऐसा कौन सा जादू है तिजोरी से पेपर बाहर निकल आता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह से शब्दों का प्रयोग जिस पार्टी के अंदर हुआ है, मुझे लगता है एक वर्टिकल डिवीजन यहां पर है और एक्सेप्ट करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। मालूम है सबको कि किस तरह का आपसी द्वेष है। आपके प्रदेश अध्यक्ष आज कह रहे थे हम एकजुट हैं और अभी तिवाड़ी जी कह रहे हैं कि हम एकजुट नहीं है, हमारे बीच में तो मतभेद है। देखिए आप बात कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये गलत बात है हेमंत जी, आप बात नहीं करने देना चाहते हैं, वो आपकी बात को उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। इतना सा धैर्य रख लीजिए कि एक बार विपक्ष की बात सुन लें, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। जी बोलिए। जी,
तो हेमंत जी, जैसे जिस तरह से रंधावा जी ने आज कहा कि हम लौट कर आएंगे वापस, तो मुझे लगता है कोई प्रभारी होगा तो हमेशा से ऐसी बात करेगा, लेकिन दो मुद्दों पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है किसी भी सरकार की वापसी, उसके संगठन पे और जनता में किए हुए काम पर। संगठन की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुत पीछे है। अभी तक ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, जबकि प्रभारी जी ने कहा था कि 2 दिन के अंदर ये रिक्रूटमेंट्स हो जाएंगे। जहां तक जनता के बीच में की जाने की बात है, मैं तो चैलेंज देती हूं तिवारी जी को, एक एक मुद्दे पे बात कीजिए। जो आप एजुकेशन के लेवल पे, चाहे मेडिकल के लेवल पे, चाहे विकास, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, रोज गोलियां चल रही हैं। कल देखिए आप उदयपुर के अंदर गोलियां चली, जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, लगातार इस तरह की गोलीबारी हो रही है। तो यहाँ जनता को जो आप सबसे पहले तो काम ये कर ले कि यहाँ की माँ बेटियां जो हैं उनको एक ऐसा माहौल दे दीजिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करे, उनको एक सुकून भरा राजस्थान जो पहले हुआ करता था वो वापस चाहिए। इसीलिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। और आप बताइए ना, बिजली के डिपार्टमेंट में हम फेल रहे क्योंकि लगातार कटौती होती है, किसानों को उतनी हम बिजली दे नहीं पाए, दिन में बिजली दे नहीं पाए, उतने घंटे बिजली नहीं दे पाए जितने का वादा किया था। बेरोजगारों के साथ तो रोज हम देखते हैं किस तरह का छला हुआ। आज के एक मुख्य अखबार के अंदर न्यूज थी कि पिछले साल 19 भर्तियां निकाली लेकिन एक भी नियुक्ति नहीं दे पाए। तो इस तरह के फेलियर के साथ में जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पे जनता आपको फॉर्च्यूनर के साथ ही रवाना करेगी। प्रभारी जी का तो काम है, वो कहेंगे ये बात कि हम लोग लौट कर आएंगे, लेकिन कोई बेस तो बताइए हेमंत जी। ऐसे बेसलेस बातें करने से कुछ नहीं होता, कोई आधार होना चाहिए। चाहे आप बेरोजगारों की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, बिजली की बात करें, और करप्शन सबसे ऊपर हमारे राजस्थान में, भ्रष्टाचार सबसे ऊपर चल रहा है। और ये बात इन्हीं के लोग कहते हैं। और बीच में बोलने से तिवारी जी बातें खत्म नहीं हो जाएगी। जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, उनको मालूम है किस तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। एक वर्टिकल डिवीजन है आपके बीच में, आप इंप्लीमेंट कर नहीं पाए, धरातल पे कोई भी घोषणा आपकी आ नहीं पाई। और इसीलिए प्रॉब्लम है। विधानसभा के चुनाव देखिए, 23 जिला प्रमुख की भी बात बता दो, फिर आप सारी बात बताओ, पूरी पिक्चर पेश कीजिए। जिला प्रमुख कितने हैं आपके? और ऐसा कभी हुआ है क्या कि रूलिंग पार्टी के इतने कम लोग आए हो? ये भी रिकॉर्ड बनाया है, ये भी आपने रिकॉर्ड बनाया है कि जिला प्रमुख कितने थे? विधानसभा के चुनाव में आपके सत्ता में कांग्रेस ने जीती या नहीं जीती? लेकिन राखी जी सवाल इसलिए कांग्रेस उठा रही है ना, राखी जी सवाल इसलिए कांग्रेस उठा रही है ना कि आप कुछ ही दिनों पहले देखिए, आप ही के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जिस तरीके से मेरे साथ आना चाहिए था, बीजेपी के बड़े नेता मेरे साथ आए नहीं धरने पर, युवाओं के मुद्दे पर। और कांग्रेस इसीलिए कहती है कि पूरे 4 साल में कांग्रेस विपक्ष का धर्म, जो बीजेपी है विपक्ष के धर्म के तौर पर खरी नहीं उतरी। हाँ, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी हेमंत जी। मुझे लगता है तिवारी जी शांति से सुनेंगे इस बात को। देखिए, पहली बात का जवाब ये है कि नकारा, निकम्मा, करोना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना तो भारतीय जनता पार्टी में किन्हीं 2 नेताओं ने दिया, ना ही कभी ऐसा हुआ कि कोई एक नेता ने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद दूसरे नेता के जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथी लोग हैं, वो टूट पड़े, अलग अलग स्टेटमेंट्स आए। इस तरह की बातचीत कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं हुई। इसीलिए कंपैरिजन बेकार है, इसीलिए कांग्रेस की जिस तरह की फाड़ है उसको बीजेपी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन तो बिल्कुल बेकार कंपैरिजन है। और देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है कि जो आप धरातल पे काम कर नहीं पाए तो उसको आप कभी भी इंप्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। और अगर आपने प्रॉपर काम नहीं किया है ग्राउंड पे तो जनता देख रही है उस बात को। तो हेमंत जी, मुझे लगता है कि ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस बिठाने के लिए, लेकिन जिस तरह का फाड़ कांग्रेस के अंदर है उस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है। वहां पे एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। संगठन के बूते पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कराई गई जो जन योजनाएं हैं उनके माध्यम से, और जो सरकार की फेलियर्स है, मैंने बताया आपको बहुत सारी फेलियर्स है। मैं तो चैलेंज कर रही हूं, टॉपिक बताइए किस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं तिवारी जी? आप हर टॉपिक पे फेलियर है। चेहरा कौन है? पिछली बार वसुंधरा राजे चेहरा थी, वैसे अब की बार चेहरा कौन है? देखिए, हर चुनाव डिफरेंट होता है, हर चुनाव को डिफरेंट हर चुनाव डिफरेंट लड़ते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। हमारे अध्यक्ष जी ने कही ये बात और मुझे लगता है कि ये छोटा सा संक्षेप में जवाब दीजिए तिवारी साहब जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद जमीनी साहब। मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड में आपने चेहरा दिया कि नहीं दिया राखी? गुजरात में आपने चेहरा दिया कि नहीं दिया राखी? सवाल ये है, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के नेताओं का सहारा लेना पड़ता है। हर चुनाव कभी अमित शाह जी को बुलाना पड़ता है, कभी नड्डा साहब को बुलाना पड़ता है, और अब प्रधानमंत्री जी को राजकुमार को बुला लें, आप भी बुला लें, जनता अगर अट्रैक्ट हो तो उनको बुला लेना। वो तो जहां जाते हैं, गुजरात गए थे, सुब्रा साहब हो गया, ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को युवराज को बुलाइए। कौन मना कर रहा है आपको तिवारी जी? तो इस तरह के बेसलेस एलिगेशन से कुछ नहीं होगा, बेसलेस एलिगेशन से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, तब होगा। दिल्ली के 3 नेताओं को बुलाते लाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तिवारी साहब शांति रखिए, थोड़ी सी बातें वापस। तिवारी साहब आपके पास आता हूं। जयमिनी जी, आज हम बताना चाहते हैं दर्शकों को, हमने सवाल पूछा कि क्या चुनाव से पहले एकजुटता सिर्फ एक दिखावा है?
तो 89% लोगों ने कहा कि हाँ वाकई यही बात है। जैमिनी साहब, आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि क्या वाकई दोनों पार्टियों के भीतर एक जैसी स्थिति है कि कोई भी आज की तारीख में चेहरा डिक्लेयर कर पाने में सक्षम नजर नहीं आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो राजनीतिक पॉलिटिकल परसेप्शन है वो दोनों पार्टियों में एक नेगेटिव पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट हो गया। पॉजिटिव बात नहीं कर रहे, वो उसकी कमी बता रहे हैं, वो उसकी कमी बता रहे हैं, खुद की खूबियां बताने से बच रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट हुआ है। अब जहां तक राजस्थान की कास्ट इक्वेशन का बात कर ले, 1998 से पहले जाट कम्युनिटी एसटी, एससी और माइनॉरिटी कांग्रेस को वोट देती थी, लेकिन 1998 के बाद में जो ही परसराम मदेरणा के साथ चीटिंग हुई, जाट कम्युनिटी अचानक कांग्रेस से छिटक गई और 2003 और 13 में बीजेपी के साथ चलेगी और 8 और 18 में छिटका हुआ वोट दिया। तो कांग्रेस को एक बड़ा सेटबैक लगा कि वो कभी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही, उसका एक मेजर रीजन। तो आपको ये तमाम चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से तीसरा मोर्चा आरएलपी ने अभी 47,000 वोट लिए सरदार शहर में, इससे पहले वल्लभनगर में बीजेपी को पीछे पछाड़ दिया। तो अगर तीसरी पावर मजबूत होती है राजस्थान में, तो ये दोनों के लिए एक नया पॉलिटिकल जो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। राजस्थान में जो जातिगत ढांचा है वो है, और केवल 1.5 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। तो दोनों पार्टियों के लिए ये 2023 का चुनाव बहुत सिचुएशन और बहुत टिपिकल सिचुएशन वाला चुनाव है। आप भाई डोटासरा जी, चाहे रंधावा जी, चाहे इधर से पूनिया जी और किरोड़ी लाल जी, आप बीजेपी की हालत देख लीजिए कि किरोड़ी लाल मीणा जी को शिफ्ट करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी की जगह जसकौर जी और जसकौर जी की बेटी अर्चना मीणा का नाम चल रहा है। लोग कह रहे हैं उनकी सीट जो जहां मीटिंग होनी थी पीएम साहब की, वो सीट जगह चेंज हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बीजेपी जो पार्टी विद डिसिप्लिन की कहती है, अगर जो किरोड़ी लाल जी ने सतीश पूनिया पर अटैक किया है तो वो उनके लिए नेगेटिव जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, आप ये कह रहे हैं जैमिनी साहब की इसलिए जगह चेंज की गई प्रधानमंत्री की सभा की? बिल्कुल 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 चेंज की गई, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी विद मैसेज कहती है कि हम पार्टी एक डिफरेंस है, वो जगह इसीलिए चेंज की गई कि किरोड़ी लाल जी के समर्थकों को मैसेज जाए कि बीजेपी को अपने हिसाब से काम करना है। क्योंकि वहां पूर्वी राजस्थान में जसकौर बनाम किरोड़ी लाल जग को पता है, पूरे पूर्वी राजस्थान को पता है, और उनकी बेटी अर्चना मीणा तेजी से वहां बढ़ती जा रही है, और ओम प्रकाश हुडला का भी मन वापिस बीजेपी की तरफ आने का हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी इस मौके को भुनाना चाहती है, और सचिन पायलट के ऊपर जितना हमला होगा उतना पूर्वी राजस्थान में मजबूत होगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ है और ईआरसीपी का भी मुद्दा खड़ा हुआ है। लेकिन अब ईआरसीपी की काट बीजेपी कह रही कि नौरेना और परवन और ईशरदा तीनों बांधों का काम वसुंधरा जी ने शुरू कराया था, लेकिन उन पर काम 40% हुआ है। और माही अपग्रेड के लिए पिछले बजट में 2000 करोड़ अनाउंस किए थे, लेकिन 1 रुपए का काम नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ। और जलदाय विभाग में जिस तरीके से टेंडरों में घोटाला हुआ, उस तरीके से ही जल संसाधन में 1000 करोड़ के घोटाले की बात चल रही। ये तो बीजेपी की बात तो ढूंढ ली। छोटी सी कांग्रेस की भी बात बता दीजिए ना, कांग्रेस की स्थिति बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस के लिए एक ही प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस इस बजट में, कांग्रेस को गांव में थोड़ी सहानुभूति है। अशोक गहलोत जी की जो भी स्कीम है, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, चाहे उज्ज्वला योजना में जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की गई है, बिजली के बिलों में जो 50 यूनिट तक की फ्री गई है, वो गांव में अच्छी चर्चा है। शहरों में बीजेपी को फायदा है, कांग्रेस को नहीं है। तो इस बजट में अशोक गहलोत जी को चाहिए कि वो रूरल जो राजस्थान है उसमें जैसे किसान परेशान है इन आवारा पशुओं से, तो झटका मशीन दे और वेटरनरी यूनिवर्सिटी दे जो वेटरनरी दूध का है, क्योंकि बेरोजगारी सीएमआई के आंकड़ों के हिसाब से हम दूसरे नंबर पे हैं, और जो सबसे सोशल सिक्योरिटी के मामले में हम काफी पीछे हैं। लेकिन ठीक है, अशोक गहलोत जी ने काफी लोगों को पेंशन दी है, काफी स्कीमें हैं, लेकिन वो स्कीमें ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखे। इस बजट के बाद में उनको एग्जीक्यूशन और नरेश टकराल जी के नेतृत्व में कमेटी बना दी है, और तमाम चीजें 17,500 रुपए में राजीव गांधी सहयोगी भी उन्होंने लगाया है। लेकिन संगठन के भीतर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में रिपीट हो जाए। पूरी तरह से संगठनात्मक नियुक्तियां कंप्लीट हो पाई है संगठन के भीतर। एक तरफ संभाग की बैठकों में नहीं आने को लेकर मंत्रियों को और पदाधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। चीज है, बयानबाजी थम नहीं रही है। राजेंद्र यादव जी ने आज ही बोला कि जो एसओजी है, ऐसी एसओजी किसी से डरती नहीं है। उसका मतलब यह कि वो दिल से बोल रहे हैं, उनको पता है कि इस सिस्टम को सुधारना है। ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको हम नेगेटिव नैरेटिव सेट नहीं कर सकते कि आप अगर सिस्टम में कमी है जनता को बताते तो जनता उसको एक्सेप्ट करती। सच बोलने पर हमेशा पॉलिटिकल बेनिफिट होता है। इस बात को जिस दिन राजनेता समझ लेंगे उनको फायदा होगा। ये राजेंद्र यादव का बयान कांग्रेस के लिए शुभ है, क्योंकि सबको पता है कि एसओजी जांच नहीं कर पाई रीट के मामले में। ढाका और सारण दोनों फरार हुए तो एसओजी की वजह से हुए। तो ये चीजें अगर आप सच बोलते हैं
तो यूथ को उनके जो घाव है उन पे मरहम लगती है। तो ये पॉलिटिकली एक पॉजिटिव स्पीच है। ठीक है, राखी जी ये आरोप जो अभी लग रहे हैं, जैमिनी साहब कह रहे हैं, ये कोई कांग्रेस ने तो कहा नहीं है कि ईआरसीपी को लेकर के कितना गतिरोध है, पूर्वी राजस्थान में क्या हालत है, प्रधानमंत्री की धनावट जो सभा को शिफ्ट किया गया उसके पीछे की वजह क्या है? आप नहीं मानती कि इसे स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट जगह, सूटेबल जगह, जहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आ सके और सभा को सफल बना सके, ऐसे स्थान का चयन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसमें राजनीतिक कोई भी चीज देखना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जहां तक ये बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह के आंदोलन किए, मैं कहना चाहूंगी कि डोटासरा जी वही थे जिन्होंने कहा कि रीट के लिए अगर कोई कह दे कि चीटिंग हुई है, रीट का पेपर लीक हुआ है तो उसे जेल में भर दो। वो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रेशर था कि 2 महीने के बाद में सरकार को यह मानना पड़ा, और वो भी कैसे मानना पड़ा कि सेफ गार्ड में से एक पेपर तो निकला, दूसरा पेपर नहीं निकला। ये पता नहीं कैसे इन्होंने कौन सा जादू था कि जिसमें से एक पेपर तो निकलता है दूसरा नहीं निकलता। तो ये इन्हीं का प्रेशर था। मैं बताना चाहूंगी विधानसभा के अंदर गुरुकुल यूनिवर्सिटी जो कागजों में थी उसका भी पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सरकार को घेरने का काम किया है। और जिस तरह से इनकी नाकामी है, जैसा जैमिनी जी ने कहा कि ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन किसी भी डिपार्टमेंट में जीरो आ रहा है। अरे कहां फोर्टिस हॉस्पिटल, सीके बिरला, ये लेते ही नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल ने मना कर दिया है। चिरंजीवी योजना की हालत ये कि कोई हॉस्पिटल इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप कागजों में बोलिए ना, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तिवारी जी चेक करने की जरूरत है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। और ग्राउंड में जीरो है। 2 साल तक बंद रखी आपने 2 साल अन्नपूर्णा योजना बंद रखी, 2 साल देश में नरेगा की जैसे हमने राजस्थान में शहरी रोजगार में हमने अभी जैमिनी साहब कह रहे थे हमने नौजवानों को रोजगार देने की बात की है। पिछले 1 साल में एक भी नियुक्ति दी आपने क्या किया था? 1 साल में 2022 में एक भी नियुक्ति दी हो तो बता दो। आज की अखबार की खबर है ये। तो इसलिए जैमिनी साहब है, जनता नकारेगी। जैमिनी साहब जो कह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बता दीजिए। तिवारी साहब अब चुनाव सर पर आ गए, तब एकजुटता की याद आई है पार्टी को। तिवारी साहब देखिए हेमंत जी, जी जी हेमंत जी, एक देखिए हेमंत जी, जो सबसे मैं पहले तिवारी साहब से ले लूं, कि जैमिनी साहब फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। तिवारी साहब बिल्कुल संक्षेप में कि 2023 का चुनाव आ गया, तब जाकर देश का इकलौता राज्य है जहाँ पर हमने करीब 1,46,000 बेरोजगार को सरकार की नौकरी दी। और जब तक हमारी सरकार आज आने वाले समय में हम 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख पाइपलाइन। तिवारी साहब ठीक है, तिवारी साहब ठीक है, छोटी सी टिप्पणी के साथ इसको खत्म करेंगे। जैमिनी साहब तिवारी जी ठीक है, तिवारी जी ठीक है, जैमिनी साहब हमने लड़कियों को हमने उड़ान योजना में हम आज देश में तिवारी साहब सुन लीजिए, आपके काम की बात सुन लीजिए। तिवारी साहब सुनिए थोड़ा, तिवारी साहब सुनिए। जैमिनी जी आप बोलिए क्या 23 का चुनाव है इसलिए आप एकजुटता याद आ रही दोनों तरफ? जी हेमंत जी, सबसे बड़ी चुनौती है कि राजस्थान में पेंशन और वेतन बांटने के बाद में केवल 42,000 करोड़ रुपए बचते हैं डेवलपमेंट के लिए। अब उसमें आप क्या करेंगे, ये एक चुनौती। दूसरा, मनरेगा में केंद्र सरकार ने जो भी बजट घोषित किया उसमें 33% की कटौती हो गई, तो मनरेगा से कैसे रोजगार? तो अशोक गहलोत जी ने जो बढ़त, राहत और बचत का नारा देके जो प्री बजट मार्केटिंग की है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है कि मनी का अरेंजमेंट। ये ठीक है कि राजस्थान की जीडीपी देश की जीडीपी से ज्यादा है, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो अशोक गहलोत की मंशा है, वो मंशा अगर कार्य रूप में परिणित होती है तो निश्चित रूप से रूरल राजस्थान में एक परसेप्शन है, पॉलिटिकल परसेप्शन, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी चाहे कुछ भी कहिए, उसका फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी में अगर जिस तरीके का सिर्फ फुटबॉल है वो कंट्रोल नहीं होता है तो बीजेपी के लिए डैमेज क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब देखना होगा कि आखिरकार पार्टियां चुनाव में जाने से पहले किस तरीके से एकजुटता के साथ जाती है, अपने कार्यकलाप के साथ, अपने क्या चेहरे के साथ जाती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही करना है। नमस्कार।